हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गौतम प्रियदर्शी स्वागत करता हूं आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गौतम जी में। आज हम लोग का एक न्यू चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे कि भारत पर अरबों का आक्रमण किस प्रकार से होता है, और इस अरब आक्रमणकारियों के साथ साथ जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते हैं तो भारत में आने के पश्चात जो है उनका किस प्रकार से वर्चस्व बढ़ता है। तो आइए उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम लोग एक अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। यदि पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो अब भी हम लोग करेंगे मोहम्मद बिन कासिम। और पहली बार आक्रमण करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था, तब भी हम लोग करेंगे मोहम्मद बिन कासिम। यदि मुस्लिम आक्रमणकारी की बात की जाए तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद साहब को माना जाता है संस्थापक। तो याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, मोहम्मद साहब को। और मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कहाँ, मक्का में। याद रखिएगा मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में। और 622 ईस्वी में क्या हुआ था ना कि मोहम्मद साहब मक्का से कहाँ आए थे, मदीना आए थे। तो यहाँ से कुछ प्रश्न क्लियर हुआ कि मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। और मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मक्का में। और मक्का से मदीना आए थे कितना ईस्वी में, 622 ईस्वी में। तो कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया। मुस्लिम आक्रमणकारी और अरब आक्रमणकारी दोनों सेम है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम देखेंगे एक अफगानिस्तान में एक यामनी वंश का स्थापना किया गया था, और उस यामनी वंश के स्थापना करने में दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो हम लोग उनको देखते हैं। जैसे कि ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, और इसके ऊपर जो देश है वह है अफगानिस्तान, ठीक है। और ये क्या है, पाकिस्तान है। चलिए ठीक है, पाकिस्तान है। ये अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है, मतलब। और यदि पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करती है, तो कौन है, अफगानिस्तान है। कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला अगर देश पूछा जाए तो यहाँ जो है एक बांग्लादेश है। बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर समथिंग 40-96 किलोमीटर समथिंग सीमा साझा करती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। मतलब भारत के पड़ोसी देशों में भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन हो गया, बांग्लादेश। और सबसे कौन हो गया, तो अफगानिस्तान हुआ। तो कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हो गया जिसको हम लोगों ने याद कर लिया। तो अब देखिए ये अफगानिस्तान में एक वंश का स्थापना हुआ था जिसका नाम था कौन वंश, यामनी वंश का स्थापना किसने किया था, तो ये किया था अल्पतगिन के द्वारा किया गया। और अल्पतगिन का एक दामाद था जिसका नाम था क्या, सुबुक्तगिन। तो यहाँ से याद रखेंगे कि यामनी वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया, अल्पतगिन के द्वारा किया गया। और अल्पतगिन का एक दामाद था कौन, सुबुक्तगिन। जब अल्पतगिन का मृत्यु हो जाता है तब यामनी वंश का भार किसके ऊपर आता है, सुबुक्तगिन के बाद। तो सम्राट बनता है कौन, सुबुक्तगिन। तो यहाँ से प्रश्न हम लोगों ने क्लियर किया, यामनी वंश का स्थापना किसने किया, अल्पतगिन। और सबसे पहले सम्राट बनता है तो अल्पतगिन के मृत्यु के बाद कौन बनता है, सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन के मृत्यु के बाद कौन बनता है, गजनी बनता है, गजनी। तो गजनी कौन था, ये सुबुक्तगिन का कौन था, ये पुत्र था। सुबुक्तगिन का कौन था, पुत्र था। और ये गजनी 27 वर्ष की आयु में, पूछा जाएगा कि गजनी कितने वर्ष की आयु में गजनी का सम्राट बना। एक गजनी जगह भी था, गजनी एक जगह भी था। उस गजनी जगह पर गजनी जो है ये 27 वर्ष की आयु में क्या बनता है, शासक बन जाता है। और गजनी किसका पुत्र था, सुबुक्तगिन का पुत्र था। अल्पतगिन का दामाद था, ये दामाद। अल्पतगिन का दामाद कौन था, सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन का बेटा कौन था, गजनी कितने वर्ष की आयु में राजा बन गया, 27 वर्ष की आयु में राजा बन गया। अब देखिए यहाँ से प्रश्न और भी आता है। जैसे में हम लोग का एक टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत में अरबों का आक्रमण हम लोग पढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे में एक अरबी जहाज था, ठीक है, एक अरबी जहाज, व्यापारिक जहाज था, अरबी व्यापारिक जहाज। एक अरबी जो व्यापारिक जहाज था
उसको सिंध में क्या कर लिया गया था, सिंध में लूट लिया गया था, लूट लिया गया। तो याद रखिएगा थोड़ा सा कि एक अरबी जो जहाज था जो आ रहा था इस तरफ से, तो ये जो जगह पड़ता है ये सिंध है, और यही जो है इस जो जगह पड़ा वो क्या है, पंजाब है। तो यहाँ से देखिएगा ये जो जगह पड़ा क्या है, सिंध, और ये जो है क्या है, पंजाब। तो देखिएगा जब जहाज यहाँ से आ रहा था तो इस जहाज को क्या कर लिया गया, सिंध में लूट लिया गया, और यह अरब का व्यापारिक जहाज था। तो इस जहाज का खोज करने के लिए, पता लगाने के लिए, इसका वजह को पता जानने के लिए एक व्यक्ति यहाँ से आता है खोजते खोजते, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए अब यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी आक्रमणकारी कौन था, तभी मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ से प्रश्न हुआ, अब मोहम्मद बिन कासिम कहाँ जाता है, भारत आता है। भारत का स्थिति अगर उस समय से देखा जाए 712 ईस्वी के आसपास, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि सब जो है एक था, बांग्लादेश इत्यादि सब एक था उस समय। जिस समय भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, उस समय भारत का जो है बहुत विस्तार था, जिसको हम लोग अखंड भारत के नाम से जानते थे। तो वही भारत ये यहाँ से आता है जब मोहम्मद बिन कासिम पहुँचता है सिंध, और सिंध पहुँचता है कितना ईस्वी में, 712 ईस्वी में पहुँचता है सिंध पर। तो सिंध में पहुँचने के पश्चात पता चलता है कि यहाँ का एक शासक है, यहाँ के शासक था दाहिर। ठीक है, पूछा जाएगा कि भारत जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंचा तो पता चला कि यहाँ का शासक कौन है, दाहिर। और दाहिर को क्या करता है, पराजित करता है। दाहिर को पराजित करके सिंध पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद क्या होता है, सिंध हो जाता है किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। और इसका जो है संपूर्ण घटना का विवरण मिलता है, एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। पूछा जाएगा कि सिंध विजय की जानकारी किस पुस्तक में मिलता है, तो सिंध विजय की जानकारी मिलता है चचनामा में, और चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। तो यहाँ से कुछ प्रश्नों को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बना कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया, तो सिंध पर कितना ईस्वी में आक्रमण किया, 712 ईस्वी में आक्रमण किया। और जिस समय सिंध पर आक्रमण किया उस समय शासक कौन था, तो दाहिर था। तो इतना जो है सिंध विजय किया, सिंध को जीता, और जीतने के पश्चात जो इसका जो जितना भी सारा विवरण मिला, एक पुस्तक बना, उसका नाम था क्या, चचनामा। और चचनामा के एक लेखक थे, लिखे हैं अली अहमद। ये अली अहमद से बड़ा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको करना होगा अली अहमद। अब देखिए क्या हुआ, सिंध यहाँ जो है दाहिर को पराजित करता है लेकिन मारता नहीं है। लेकिन दाहिर क्या होता है, दाहिर अगर पूछा जाए कि दाहिर का मृत्यु किस युद्ध में होता है, तो राबौर के युद्ध में दाहिर का क्या होता है, मृत्यु। यहाँ देखिएगा दाहिर का मृत्यु हो जाता है राबौर के युद्ध में, राबौर युद्ध में क्या हो जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है। तो याद रखना है थोड़ा सा, दाहिर का मृत्यु मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण के दौरान नहीं होता है, लेकिन इसका मृत्यु एक युद्ध होता है राबौर के युद्ध के दौरान दाहिर का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो इतना सारा बात हो गया, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को क्या कर लिया, जीत लिया। और जीतने के उपलक्ष्य में, खुशी में क्या हुआ, देखिए यहाँ से क्या प्रश्न बना, जितने सिंध विजय के उपलक्ष्य में क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है कि एक जजिया कर लगाता है। क्या, कौन सा कर लगाता है, जजिया कर। जजिया कर किसे कहते हैं, तो देखिएगा जजिया टैक्स जो है मुस्लिमों पर नहीं बल्कि हिंदुओं पर लगाया गया था। किसके द्वारा, पहली बार तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो उसी को गैर मुसलमान कहा गया, मतलब मुस्लिमों पर नहीं, तब किस पर लगेगा, तब हिंदू पर लगेगा। ठीक है, तो हिंदुओं पर लगाए जाने वाला कर को क्या कहा जाता है, तो जजिया कर कहा जाता है। जकात कर किसे कहा जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग जजिया कर, एक पढ़ेंगे हम लोग जकात कर। तो जजिया कर जो हिंदुओं पर लगाया जाता है, जकात कर जो मुस्लिमों पर लगाया जाता है। तो यहाँ से हो गया गैर मुसलमान के मतलब हिंदू, मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू। तो जजिया कर लगाया गया किसके द्वारा, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के जो है खुशी में हिंदुओं पर क्या लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। अब देखिए क्या हो गया, जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, तो इतना बात हम लोगों ने क्लियर किया। अब देखिए यहाँ देखेंगे, एक आता है कौन,
ब्राह्मणों से लिया गया है एक बार जजिया कर। यहाँ देखिए जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था लेकिन ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। लेकिन एक ऐसा शासक आएगा, दिल्ली सल्तनत जब हम लोग पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे तुगलक वंश का एक शासक कोई था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या किया, ये फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से भी क्या कर लिया, ये जजिया कर ले लिया, वसूल कर लिया। मतलब ब्राह्मण लोग का कहना यह था कि आज तक के जजिया कर हमसे नहीं लिया गया, लेकिन अब जब दिल्ली सल्तनत में एक शासक आए फिरोज शाह तुगलक तो हमसे जजिया कर ले रहे हैं। तो जजिया कर ब्राह्मणों से वसूलने वाला जो शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। अगर फिरोज शाह तुगलक से बात किया जाए तो वही फिरोज शाह तुगलक के मैं बात कर रहा हूँ जिसने नहरों का सर्वाधिक मात्रा में जाल बिछाया था। हालांकि नहरों का जो है निर्माण सबसे पहले करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन इसको नहर को विस्तार रूप देने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। और वही फिरोज शाह तुगलक जो कुतुब मीनार के 5वें मंजिले का भी निर्माण किया था, कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक क्या किया, ब्राह्मणों से भी जजिया कर ले लिया। लेकिन एक अकबर एक ऐसा शासक था जो अभी तक के सभी मुस्लिम शासकों में सबसे अच्छा माना था अकबर। और अकबर के दरबार में ही यह है नवरत्न रहा करते थे। तो वही अकबर का बात यहाँ चल रहा है कि अकबर क्या किया था, 1564 ईस्वी में इस जजिया कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ये जजिया कर को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन जैसे ही अकबर का जो है शासन समाप्त होता है तो अकबर के शासन के समाप्त होने के बाद आ जाता है औरंगजेब का शासन। औरंगजेब जानते हैं कि आप लोग हिंदुओं का कट्टर जो है दुश्मन था, मतलब हिंदुओं को देखना नहीं चाहता था और हिंदू जो मंदिरों को तोड़ करके जो है जो मस्जिद बनाना प्रारंभ किया था। तो वही औरंगजेब, तो अकबर के जाने के बाद औरंगजेब फिर से जजिया कर को क्या कर देता है, चालू कर देता है। तो कितना ईस्वी में चालू करता है, 1779 ईस्वी में पुनः इसको क्या कर देता है, चालू करता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि जजिया कर किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो जजिया कर समाप्त किया गया था अकबर, बाबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो यहाँ पर समाप्त किया गया था किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा। लेकिन लागू किया गया था किस मुगल बादशाह के द्वारा, तो मुगल बादशाह लागू किया गया था तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा औरंगजेब। कितना ईस्वी में, 1689 ईस्वी में 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू कर दिया पुनः। लेकिन अकबर समाप्त कर दिया था इसको 1564 ईस्वी में। तो इस सब प्रश्नों को हम लोग याद करेंगे। आप देखिए औरंगजेब के जाने के बाद फिर से एक शासक आता है जहांदार शाह। वही जहांदार शाह जो शासक बनने के बदले में अपने भाइयों को क्या कर दिया था, कत्ल कर दिया था। तो कहा जाता है कि हम अगर राजा बने, हमारा सारा भाई क्या हो, अगर समाप्त हो जाए, हम खुद अपने हाथों से उसका हत्या कर दें, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। लंपट मूर्ख, यहाँ से याद रखेंगे, लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख मतलब महामूर्ख। लंपट मूर्ख के मतलब क्या होता है, महामूर्ख। मतलब इससे ज़्यादा मूर्ख दुनिया में कोई है ही नहीं। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा गया। और फर्रुखसियर को क्या कहा गया, घृणित कायर कहा गया। घृणित कायर हम लोग पढ़ेंगे, जब मुगल वंश पढ़ेंगे तो अच्छा ढंग से वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी हम लोग का टॉपिक वो नहीं चल रहा है जो कि हम लोग यहाँ पे विस्तार पूर्वक जाने। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया। घृणित कायर इसलिए कहा गया क्योंकि उसका कार्य था घृणा के जैसा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे। तो औरंगजेब के जाने के बाद जब जहांदार शाह आया तो फिर से इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर से जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब जहांदार शाह को जाने के बाद फिर आया एक फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर जब आया तो फिर से जजिया कर को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो इस जो थोड़ा सा लिखा हुआ बात को, इस ग्राफ को आप एक बार लिख करके देख लीजिएगा, कौन चालू किया कौन समाप्त किया, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में अरबी आक्रमण प्रथम कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय किया और सिंध विजय के उपलक्ष्य में कौन सा टैक्स लगाया, तो जजिया कर, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को क्लियर किया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर क्या है, तुर्कों का आक्रमण हो गया। अब देखिए क्या है, तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि देखिए पढ़े थे हम लोग कि गजनी 27 वर्ष के आयु में क्या बन गया था, सम्राट बन गया था। कहाँ के बन गया था, गजनी का। गजनी का बन गया था, एक जगह था वहाँ गजनी, इसी के नाम पे रखा गया था, इसका भी नाम गजनी। गजनवी को गजनी नाम रखा गया था। तो ठीक है, तो अब देखिए क्या करता है, गजनी का भारत में आगमन होता है।
भारत में किसका आगमन होता है? महमूद गजनवी बोलिए या गजनी बोलिए। तो गजनी आगमन होता है 998 से 1030 ईस्वी तक इसका शासन होता है। तो इसका शासन काल के दौरान हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कि 27 वर्ष की आयु में गजनी जो है राजगद्दी पर क्या हुआ था? बैठ गया था। और 1030 ईस्वी में क्या होता है? गजनी का जो क्या है, देखिए यहाँ पर यहाँ से 27 वर्ष की आयु में गजनी क्या है राजगद्दी पर बैठ गया और 1030 ईस्वी तक शासन करता रहा। देखिए क्या हुआ, 27 वर्ष की आयु में शासक बनता है गजनी और 27 वर्ष की आयु बनता है और 1030 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। तो अब देखिए भारत में अगर इसका आक्रमण का बात किया जाए तो सबसे पहले आक्रमण करता है 1000 ईस्वी में, लेकिन 1027 ईस्वी में क्या करता है भारत पर? देखिए यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। देखिए यामिनी वंश का स्थापना कौन किया था? अल्पतगिन और सुबुक्तगिन। लेकिन सबसे पहले शासन कौन किया? ये अल्पतगिन। उसके बाद कौन किया? सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन के मृत्यु जब हुआ 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में जब सुबुक्तगिन का मृत्यु हो गया था तो तुरंत उस समय जो है गजनी का उम्र कितना वर्ष था? उस समय गजनी का उम्र था 27 वर्ष। तो 27 वर्ष की आयु में लगभग ईस्वी अगर बोला जाए तो 998 ईस्वी में 998 ईस्वी में क्या बना? गजनी क्या बन गया? शासक बन गया। कहाँ के? यामिनी वंश का। यामिनी वंश का क्या बन गया? शासक बन गया। अब देखिए 998 से लेकर के 1030 ईस्वी तक क्या करता रहा? शासन करता रहा। अब देखिए अगर पूछा जाए भारत में गजनी का आक्रमण जो 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक के भारत पर आक्रमण किया कौन? गजनी। और कुल आक्रमणों की संख्या अगर बोला जाए गजनी का तो 17 था। सबसे अधिक बार भारत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो गजनी था, जो कितना बार शासन किया था, कितना बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। गौरी की अगर बात किया जाएगा तो गौरी 6 बार किया था और बाबर 7 बार किया था। तो बाबर कितना बार किया था? बाबर से अगर पूछेगा तो 7, गौरी 6 और गजनवी तो गजनवी 17। ठीक है, तो गौरी 6, बाबर 7 और गजनवी 17। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया कि सुबुक्तगिन का मृत्यु हुआ 998 में और 998 में 27 वर्ष की आयु में ही गजनी क्या बन गया? यामिनी वंश का क्या? शासक बन गया। और जो 998 से शासन करने लगा वह 1030 ईस्वी तक शासन किया और भारत में आक्रमण किया था 1000 से लेकर के 1027 तक आक्रमण करता रहा। और इसके दौरान जो है कुल आक्रमणों की संख्या हो गया कितना? 17 बार आक्रमण किया। अब हम लोग आगे देखते हैं गजनी से आने वाला प्रश्न को। देखिए क्या प्रश्न है। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण था कितना ईस्वी में? 1000 ईस्वी में। लेकिन 1001 ईस्वी में एक आक्रमण करता है जयपाल पे। देखिए भारत में गजनी का जब प्रथम आक्रमण होता है 1000 ईस्वी में, लेकिन 1001 ईस्वी में भारत का एक शासक था जिसका नाम था क्या? हिंदू शासक जयपाल। हिंदू शासक से युद्ध करना पड़ता है इसको, गजनी को 1001 ईस्वी में। और गजनी इस युद्ध में क्या होता है? पराजित हो जाता है गजनवी से। जयपाल इस युद्ध में क्या होता है? पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद क्या कर लेता है? जयपाल हत्या कर लेता है। तब पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी का आक्रमण सबसे पहली बार किसके साथ हुआ? मतलब जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया तो आक्रमण करने के दौरान सामना किसका करना पड़ा? तो जयपाल का सामना करना पड़ा। और जयपाल इस युद्ध में क्या हो गया? पराजित हो गया। पराजित होने के दौरान क्या हुआ कि जयपाल आत्महत्या कर लिया था। ये जयपाल का अगर क्षेत्र देखा जाए तो जयपाल जो है उसका क्षेत्र था, देखिए क्या कौन क्षेत्र है? काबुल और पंजाब। काबुल और पंजाब के क्षेत्र में जो है शासन कर रहा था कौन? जयपाल। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को क्लियर किया। तो गजनी आक्रमण किया 1000 ईस्वी में और 1001 ईस्वी में जो आक्रमण किया किसके साथ उसको युद्ध लड़ना पड़ा? जयपाल के साथ। और जयपाल इस युद्ध में क्या करता है? हार जाता है। हारने के बाद जयपाल क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। अब देखिए यहाँ 1009 ईस्वी में जयपाल के पुत्र के साथ युद्ध करता है। 1001 में तो किया जयपाल के साथ और 1009 में किसके साथ करता है? जयपाल के पुत्र। उसका पुत्र क्या नाम था? आनंदपाल नाम था। आनंदपाल, याद रखिएगा। आनंदपाल के साथ युद्ध किया गजनी 1009 ईस्वी में और पराजित कर दिया आनंदपाल को। आनंदपाल पराजित करने के बाद क्या हुआ? 1014 ईस्वी में थानेश्वर को लूटा। थानेश्वर पूछा जाएगा कि गजनी ने थानेश्वर को कब लूटा? तो 1014 ईस्वी में। 1014 ईस्वी में थानेश्वर को लूटने के पश्चात 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज हम लोग पढ़ेंगे। कन्नौज और पिलग्राम का युद्ध आगे चल करके
तो यहाँ देखिए 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर लिया और 1014 ईस्वी में क्या किया था, थानेश्वर को लूटा। अब यहाँ पर 1018 ईस्वी में जब कन्नौज पर आक्रमण किया तो कन्नौज के आक्रमण करने के साथ साथ वृंदावन और देखिए मथुरा पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। वृंदावन और मथुरा पर अधिकार कर लिया और यहाँ से अपार धन संपत्ति लूट करके ले गया। जो भारत में जो संपत्ति था मुख्य रूप से जहाँ रखा गया था इंपॉर्टेंट जगह पे, उन जगहों पर खास करके मोहम्मद गजनी जो है आक्रमण किया करता था। जैसे में सोमनाथ मंदिर को लूटेगा तो यहाँ से हम लोगों ने देखें कि 1014 ईस्वी में थानेश्वर को लूटा और 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पे आक्रमण करने के साथ साथ मथुरा और वृंदावन पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और यहाँ जितना भी जो धन संपत्ति था उसको जो है लूट लिया। कौन, मोहम्मद गजनवी। अब देखिए अंतिम क्या करता है, 1025 ईस्वी में क्या करता है, मोहम्मद गजनी का अगर भारत में आक्रमण के दौरान देखा जाए तो सबसे बड़ा लूट और सबसे बड़ा जो आक्रमण कहलाता है तो यह सोमनाथ मंदिर वाला कहलाता है। पूछा जाएगा कि गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा, तो 1025, कभी कभी 1024 भी देगा, तो यहाँ दोनों याद रखना है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को क्या किया, लूटा। और यहाँ जो है कौन सा मंदिर था, शिव मंदिर था, शिव मंदिर है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पड़ता है गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात राज्य में पड़ता है, सॉरी गुजरात स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोल दिए। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, सोमनाथ मंदिर पड़ा कहाँ, गुजरात में। और गुजरात में जो है सोमनाथ मंदिर किसका है, शिव मंदिर है। तो यहाँ लूटा और लूटने के बाद क्या हुआ, धन दौलत तो सोमनाथ मंदिर से 1025 ईस्वी में लूटा ही, साथ क्या किया, इस मंदिर को पूरी तरह से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो नष्ट करने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, जब सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद इस मंदिर को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो नष्ट कर दिया तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि जिस समय 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा जा रहा था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो यहाँ का शासक था भीम प्रथम, ठीक है। यहाँ का शासक कौन था गुजरात का, तो भीम प्रथम था। यह भीम प्रथम याद रखिएगा, भीम प्रथम शासक था। और मंदिर को जब पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया तो इस मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को पुनः निर्माण कराया था एक व्यक्ति जिसका नाम था कुमारपाल के द्वारा पूरा जो है बनाया गया, दोबारा मंदिर को क्या किया गया, बनाया गया। और कुमार के पाल के ही दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था हेमचंद। पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हेमचंद किसके दरबार में रहा करता था, तो हेमचंद रहता था कुमारपाल के दरबार में रहा करता था। और हेमचंद्र का एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। तो यहाँ से याद रखिएगा कि परिशिष्ट पर्वन का लेखक कौन है, हेमचंद्र। और हेमचंद्र किसके दरबार में रहा करता था, कुमारपाल के दरबार में रहा करता था। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बना कि गजनी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तोड़ फोड़ दिया पूरी तरह से, तो पुनः इस मंदिर को निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो कुमारपाल था, ठीक है। कुमारपाल के दरबार में हेमचंद्र रहा करता था और हेमचंद्र के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा। अब देखिए क्या हुआ, सोमनाथ मंदिर के समय में भीम प्रथम था। अब 1027 ईस्वी में देखिए क्या, 1027 ईस्वी में क्या घटना होता है। जब गजनी भारत से धन दौलत लूट करके जब लौट रहा था राजस्थान के क्षेत्र से जब लौट रहा था, तो राजस्थान में कुछ जाट फेमस है वहाँ का, जाट लोग जो थे गजनी से कुछ धन संपत्ति लूट लिए थे। मतलब गजनी जब भारत से लूट करके सारा संपत्ति को जा रहा था, तब वहाँ के राजस्थान के जाट लोग क्या किए, गजनी से कुछ संपत्ति को जो है ना लूट लिए थे। तो लूट लिए थे तो गजनी को पता चला कि आधा से ज़्यादा संपत्ति तो हमारा लूट लिया गया है। तो गजनी द्वारा पुनः जाने के बाद फिर से पुनः वापस भारत लौटता है 1027 ईस्वी में। तो यहाँ से यही प्रश्न बना कि गजनी का द्वारा पुनः भारत में आक्रमण करने का वजह क्या था। तो इसका प्रमुख वजह था कि जो हमसे धन दौलत लूटा है जाट लोग, हम उन्हीं को जाकर के अभी फिर से जाकर लूटेंगे या उनसे लेंगे, छीनेंगे। तो 1027 ईस्वी में गजनी का अंतिम अभियान होता है किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। यहाँ से देखिएगा, जब गजनी धन दौलत लूट के जा रहा था तो जाटों ने कुछ उसका धन लूट लिया
फिर से गजनी वापस आता है जाटों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो गजनी 1027 ईस्वी में आता है किसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए? जाटों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। अब देखिए यहाँ से प्रश्न, गजनी का मृत्यु हो जाता है कितना ईस्वी में? 1030 ईस्वी में। गजनी का मृत्यु 1030 ईस्वी में होता है। यहाँ से प्रश्न बोला जाता है कि गजनी जहाँ भी आक्रमण करने के लिए जाता था, कुछ विद्वान उसके साथ में जाया करता था संरक्षण के लिए। गजनी का मतलब सुरक्षा के लिए, गजनी का संरक्षण के लिए कुछ विद्वान हमेशा साथ में रहा करते थे। जैसे उन विद्वानों में है एक अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और क्या है? फारूकी। एक बैहाकी भी था। पूछेगा कि भारत अलबरूनी के गजनी के साथ में भारत आने वाला जो है विद्वानों में कौन थे? तो एक बैहाकी का भी नाम आएगा। किसका नाम आएगा? बैहाकी। तो अगर रहे बैहाकी तो बैहाकी भी कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, भारत में गजनी के साथ कुछ विद्वान आए थे, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी एवं फारूकी विद्वान थे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ अलबरूनी का रचना है। अलबरूनी की रचना क्या है? देखिए बोला जाएगा किताबुल हिंद किसका रचना है? किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद किसका रचना है? अलबरूनी का। और किताबुल हिंद को ही क्या कहते हैं? तहकीक हिंद कहते हैं। अब देखिए पूछा जाए किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में। कौन सा भाषा में? अरबी भाषा में। अलबरूनी क्या किया था कि भारत में दो किताबों को है ना, जो अरब में संस्कृत जो किताब था भारत का, जो संस्कृत में जो बुक लिखा गया था, उन किताबों को अरबी में अनुवाद किया था। तो यहाँ से प्रश्न हो जाएगा कि भारत के किन दो पुस्तकों को अलबरूनी ने जो है संस्कृत से अरबी में किया था? तो वो पुस्तक था क्या? देखिए, एक सांख्य पुस्तक था और एक था क्या? महाभाष्य था। एक कौन सा था? एक सांख्य था, एक महाभाष्य। सांख्य जैसे में दर्शन हम पढ़ रहे हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन इत्यादि पढ़ेंगे। तो सांख्य दर्शन का जो है संस्थापक जो है जो कौन है? कपिल मुनि को माना जाता है। महाभाष्य का लेखक कौन है? पतंजलि है। तो ये दो किताबों को अलबरूनी ने क्या किया था? अरबी में अनुवाद किया था। क्या किया था? अरबी में अनुवाद किया था, याद रखें। तो सांख्य एक पुस्तक था, एक महाभाष्य। ये दो पुस्तक संस्कृत में था, ये दो पुस्तक को क्या किस में कर दिया? अरबी भाषा में कर दिया। सांख्य का जो है संस्थापक कौन है? कपिल है। महाभाष्य का लेखक कौन है? पतंजलि है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को क्लियर किया। अब देखिए इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न जो आएंगे उनको हम लोग पार्ट 2 के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।